हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में देखो हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात की थी। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज डिफरेंशिएशन की, है ना। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, कैलकुलस, है ना। मैथमेटिक्स में एक पार्ट होता है कैलकुलस, उसका एक पार्ट है। एक पार्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन अभी, उसके बाद डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। देन फिर एक और कैलकुलस का पार्ट, वो भी एक मैथमेटिकल टूल ही होता है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। वो भी मैथ्स का ही पार्ट है, वो भी कैलकुलस का ही पार्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो पहले हम डिफरेंशिएशन देखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और वो किस चीज को डिनोट करता है। ठीक है, वो चीज हम डिफरेंशिएशन में देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बेसिक बात समझ रहे हैं पहले, फिर डिफरेंशिएशन तक धीरे धीरे पहुंचेंगे। देखो, है ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन पे पहुंचेंगे कि एक्चुअल में क्या चीज होती है डिफरेंशिएशन और उससे हमें क्या मिलेगा मैथमेटिकली, उससे क्या चीज की कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि किसी गिवन कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप जो होता है वो क्या होता है, किसे बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो एक कर्व दिया है, ऐसे ऐसे कर्व दिए, इसके मान लो मुझे बोले कि ए पॉइंट पे स्लोप बताओ, या फिर कोई मुझे बोले इसके बी पॉइंट पे स्लोप बताओ, या कोई मुझे बोले कि इसके सी पॉइंट पे स्लोप बताओ। ए पॉइंट पे स्लोप बताने का मतलब क्या है, ए पे क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, ऐसे टेंजेंट टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करोगे। ऐसे बी पॉइंट पे मुझे बोले कि बी पे जो है स्लोप बताओ, तो पहले क्या करोगे, बी पॉइंट को लेते हुए क्या करोगे बच्चों, एक टेंजेंट बनाओगे। ऐसे बी पॉइंट को लेते हुए क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट का मतलब जानते हो ना, बोलो जानते हो ना। टेंजेंट का मतलब वो लाइन जो उस पॉइंट को टच करती हुई जाए। यूं नहीं टेंजेंट बन सकती, ऐसे नहीं हो सकती, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी अगर ऐसे बना दोगे तो। इंटरसेक्ट नहीं करवाना, हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, मतलब लाइन को टच कराते हुए चलना है। ठीक है, ऐसे देखो अगर मुझसे बोले कि भाई सी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, तो सी पॉइंट को लेते हुए, सी पॉइंट को टच करते हुए, सी पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन जाएगी उसी को हम क्या करेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। कोई बोलेगा कि मैं तो यू बना दूंगा, पर वो टेंजेंट नहीं है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। ठीक है बात। तो देखो कैसे डिफाइन किया गया स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट को। तो हमने बोला कि जैसे ये जो टेंजेंट बनाई ना मैंने ए पॉइंट पे, ये देखो ये जो टेंजेंट बनाई है, देखो ए पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाई है वो मान लो θ1 एंगल बनाती है, किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, है ना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐसे θ1 एंगल बनाएगी। ऐसे ही देखो ये मान लो ये वाली जो टेंजेंट है वो मान लो कुछ θ2 एंगल बना रही है ना। ये मान लो कुछ θ2 एंगल बना रही है और ये वाला जो टेंजेंट है वो मान लो कुछ θ3 एंगल बना रहा है। ये मान लो जो टेंजेंट है वो कुछ θ3 एंगल बना रहा है। तो θ3, तो अब अगर मुझे बोले कि स्लोप एट पॉइंट ए, है ना, स्लोप एट पॉइंट ए का मतलब ये होता है कि जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप पूछे उस पे पहले क्या करोगे, टेंजेंट बनाओगे। तो फिर उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे स्लोप बोलते हैं। वहां हमने क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, उस पॉइंट पे स्लोप होगा या फिर उस पॉइंट का स्लोप होगा। तो कर्व के केस में किसी पॉइंट पे स्लोप का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कर्व के उस पॉइंट का स्लोप, है ना। तो देखो स्लोप तो हम जानते ही हैं, मैथमेटिकल टूल में हम पहले पढ़ चुके हैं। स्लोप m इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे भी देखो हम क्या करेंगे, स्लोप एट पॉइंट ma इक्वल टू tan θ1। ठीक है, और स्लोप एट पॉइंट b क्या होगा, वो क्या लिखेंगे, tan θ2। ऐसे मान लो स्लोप एट पॉइंट c क्या होगा, वो होगा tan θ3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और बताओ ये कर्व कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। क्यों भाई इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व क्यों है, वैल्यू से नहीं मतलब है कि वैल्यू बढ़ रही है, क्या हमें किससे मतलब है, टेंजेंट के स्लोप से मतलब है। तो बताओ यहाँ थीटा कम, यहाँ थीटा और ज्यादा, यहाँ थीटा और ज्यादा, तो ये स्लोप बोलो बढ़ रहा है ना, बोलो इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, बताओ ये थीटा बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। इसका मतलब स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब तो
since theta 3 is greater than theta 2 is greater than theta 1, तो tan theta 3 is greater than tan theta 2 greater than tan theta 1, है ना? ये एक्यूट एंगल्स है सारे। तो उस केस में फिर बताओ क्या हो जाएगा, MC is greater than MB is greater than MA, है ना? तो ये जो कर्व है, this curve is of increasing slope, increasing slope, ये कर्व जो है इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व, ठीक है? ये कर्व क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। ठीक हो गई बात। अब देखो ये ABC पॉइंट, अब स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बना दी हमने। तो स्ट्रेट लाइन के केस में देखो ये हमने क्या बना दिया, स्ट्रेट लाइन बना दी, ये स्ट्रेट लाइन बना दी, कोई ऐसे जनरल कर्व बना दिया। ये कोई जरूरी नहीं कोई पैराबोला ही हो, कोई भी जनरल ग्राफ है, सारे ग्राफ ऐसे दिखने वाले पैराबोला नहीं होते, है ना? कोई भी शेप हो सकती है, पैराबोला भी हो सकता है ना? पर कोई जनरल ग्राफ बना दिया, कोई इक्वेशन दे रखी थी, उससे अलग अलग एक्स लिया, फिर उससे वाई निकाला और उनको क्या कर दिया बच्चों ने, प्लॉट कर दिया, ठीक है? उनको क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, ठीक है? तो देखो ये चीज होगी। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन के केस में अगर मैं तुमसे बोलूं, स्ट्रेट लाइन के केस में अगर मैं बोलूं कि ये ABC जो 3 पॉइंट है उन पे स्लोप बताओ। स्ट्रेट लाइन के केस में अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो ABC 3 पॉइंट हैं उन पे स्लोप बताओ, तो उन पे स्लोप कैसे निकालोगे? A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही लाइन बन जाएगी, A पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही लाइन बन जाएगी, और B पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो भी यही लाइन आएगी, और C पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो भी यही लाइन आएगी। इसका मतलब ABC तीनों पॉइंट पे कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो क्या आएगा, एक ही टेंजेंट आएगी, या फिर यूं कहीं यही स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, MA इक्वल टू MB इक्वल टू MC, और इसका एंगल ले लिया हमने थीटा, ठीक है ना? तो इसका एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा। तो MA इक्वल टू MB इक्वल टू MC इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब किसी भी पॉइंट का स्लोप क्या होता है, सेम होता है स्ट्रेट लाइन के केस में, है ना? तो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, in case of straight line slope of each point will be same, हर पॉइंट का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो इस स्लोप का हमने डेफिनेशन क्या बोली, किसी भी पॉइंट पे स्लोप का मतलब क्या है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो ही कर्व के उस पॉइंट का स्लोप होता है। तो यहाँ पे तो टेंजेंट एक ही बन रही है और वही बन रही है जो स्ट्रेट लाइन है। तो बताओ इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कैसा हो गया, कांस्टेंट स्लोप वाली होती है, उसके सारे पॉइंट का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना? यहाँ पे हर पॉइंट का स्लोप क्या था, अलग अलग था, है ना? इंक्रीज कर रहा है स्लोप, देखो टेंजेंट का एंगल बढ़ रहा है तो tan थीटा भी बढ़ रहा है ना? तो इस वाले केस में ये क्या हो गया, स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है, और ये क्या है, कांस्टेंट स्लोप का है ना? इसमें क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। तो एक बार पहले बनाएंगे, तो मैं कुछ लिखवाता हूँ, देखो स्टेटमेंट वो लिखो, बनाओ, देखो इसको बनाओ जी, बनाओ, ठीक है? इसको बना लो पहले। तो देखो इसमें स्टेटमेंट लिखो, एक स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप, नीचे स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है? नीचे स्टेटमेंट लिखना है, स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट इज, स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट इज, स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ टेंजेंट is defined as slope of tangent drawn at that point, is defined as slope of tangent drawn at that point, slope of tangent drawn at that point, ठीक है? ये तो अभी ने डिफाइन कर लिया, ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से देखो कि स्लोप जो है ऐसे डिफाइन किया गया है कर्व के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना? तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे ऐसे स्लोप डिफाइन किया गया। और देखो कुछ एग्जांपल लें इसमें, ठीक है? और भी देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
जैसे देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई ऐसे ऐसे कोई कर्व हो, ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई कर्व हो, और फिर मैं तुमसे बोलूं कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्लोप, तो इस पॉइंट पे स्लोप कैसे, तो क्या करोगे, इस पॉइंट पे क्या बनाओगे, बोलो टेंजेंट बनाओगे। तो इस पे हमने क्या बना दिया, टेंजेंट बना दिया। लो जी ऐसे बना दिया टेंजेंट, ठीक हो गई बात, ऐसे हमने बना दिया क्या, टेंजेंट। तो ऐसे टेंजेंट बना दिया, यही इस पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, ये थीटा। अब ये पूरा थीटा लेना है, ठीक है, बोलो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये यही तो स्लोप डिफाइन किया था हमने, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, उससे एंटी क्लॉकवाइज पूरा ये लाइन है ना, तो ये पॉजिटिव से ऐसे, ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप एट पॉइंट एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और एम ए इज लेस देन जीरो। इस बार स्लोप कैसा हो गया, इस पे नेगेटिव हो गया, बोलो नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यार 90 से बड़ा होते ही टेन थीटा, अगर थीटा 90 से बड़ा होता है तो टेन थीटा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंगल 90 से बड़ा होते ही, और 90 से बड़ा होते ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टेन थीटा के केस में नेगेटिव होते हैं। ASTC रूल बोलो याद है कि नहीं, बोलो भाई याद है कि नहीं, तो बस उससे निकाला हमने, ठीक है। तो ASTC रूल से हमने इसको निकाल लिया, तो एम ए क्या हो गया, लेस देन जीरो। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही देखो अगर मैं एक और कर्व बनाऊं, ये ऐसा कोई कर्व बनाया मैंने, मान लो ऐसा कोई, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूं कि ये कर्व भाई, ये जो कर्व है वो इंक्रीजिंग स्लोप का है कि डिक्रीजिंग स्लोप का है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये जो कर्व तुमने बनाया उसका स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना, तो ये कर्व इंक्रीजिंग स्लोप का है कि डिक्रीजिंग स्लोप का है, तो बताओ कैसे बताओगे, है ना। देखो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ऐसे कोई भी 2-3 पॉइंट ले लो और उसमें चेक कर लो। यहाँ पे अगर मैं बनाऊं टेंजेंट तो ये देखो ये टेंजेंट, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं टेंजेंट तो ये टेंजेंट, यहाँ पे अगर बनाऊं मैं टेंजेंट तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो ऐसे अलग अलग कर्व पे, तो ऐसे ही देखो अगर मैं यहाँ पे तुमसे बोलूं ये टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बनाया, तो बताओ इस वाले केस में स्लोप क्या हो रहा है, इस वाले केस में स्लोप बताओ क्या हो रहा है, बताओ, है ना। एंगल तो देखो एक्यूट ही है, बोलो 90 से तो कम ही है, बोलो 90 से तो कम ही है ना। ये देखो ये देखो ये देखो, पर ये देखो ये लाइन जो है, एंगल जो है इसका कम होता जाएगा। देखो एंगल क्या होता जाएगा बच्चों, डिक्रीज होता जाएगा, एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बोलो समझ रहे हो बात, है ना। एंगल देखो डिक्रीज होता जाएगा। देखो यहाँ बना देते हैं इसको, ये देखो यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखना ये थीटा 1 ले लो, ये थीटा 2 ले लो, और ये क्या ले लो, थीटा 3। अब बताना जरा, अब अगर देखोगे तो क्या होगा, क्या हो रहा है स्लोप, बताओ थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, तो थीटा 3 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, तो tan थीटा 3 इज लेस देन tan थीटा 2 इज लेस देन tan थीटा 1। ठीक हो गई बात। अब बताओ इस R पे जो स्लोप है, या फिर Q पे जो स्लोप है, या फिर P पे जो स्लोप है, सबसे ज्यादा स्लोप किस पे आ गया, P पे आ गया। तो बताओ किसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे तुम इधर बढ़ रहे हो, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हो वैसे वैसे स्लोप कम हो रहा है ना। इनका इंक्लिनेशन देखो, है ना, ये स्लोप देखो, ठीक है, ये देखो वर्टिकल से देखो, है ना, हॉरिजॉन्टल से एंगल देखो, जो चीज ज्यादा खड़ी होती है, ज्यादा वर्टिकल होती है, उसका स्लोप ज्यादा होता है ना। जो कम होगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड में देखो हम यहाँ अगर कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे तुम देखो, ये देखो इसका और कम, इसका और कम, है ना, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कर्व को हम क्या बोल देंगे, है ना, तो ये कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। बोलो ये देखो, ठीक है। तो जो लाइन जितनी ज्यादा वर्टिकल होती है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप उतना ही ज्यादा होता है, जो लाइन जितनी ज्यादा वर्टिकल होती है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप उतना ही ज्यादा होता है। देखो इसको देखो, ये देखो, अब ये थोड़ी और हॉरिजॉन्टल होगी, ये थोड़ी और हॉरिजॉन्टल होगी, ये सबसे ज्यादा खड़ी है ना। तो इसका स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा है। P पॉइंट का स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये कर्व कैसा हो गया, डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व हो गया। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं, देखो हम क्या, है ना, स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब कर रहा हूँ, देखो मैं इसको बना लेना है इसको।
देखो नेक्स्ट अब बात हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो लिखो इसमें, डिफरेंशिएशन में लिखो, देखो लिखो इसमें ग्राफिकली differentiation denotes slope of a curve. Graphically differentiation denotes slope of a curve at a given point. Graphically differentiation denotes slope of a curve at a given point. तो देखना इसमें क्या मीनिंग हुआ इसका, ठीक है। स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखना, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात, है ना। देखो देखो अगर मान लो मैंने ये कर्व बनाया है ऐसे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट पी, इस पे मुझे स्लोप बता दो। अगर मुझसे कोई बोले कि भाई ये जो पॉइंट पी है उस पे क्या बता दो, स्लोप बता दो, तो स्लोप उससे पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तो क्या करूंगा भाई, टेंजेंट बनाऊंगा। ये टेंजेंट मैंने बना लिया, और ये मुझे थीटा बता दो, तो मैं बता दूंगा कि पॉइंट पी पे स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इसको ड्रॉ नहीं करना डायग्राम को, है ना, पहले देख लो, है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि पी पॉइंट पे स्लोप बताओ तो MP इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। यही तो तरीका है स्लोप निकालने का, टेंजेंट ड्रॉ करो और बस जो थीटा बनाया उसका tan थीटा कर दो, बस वही क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक हो रही है बात। अब देखो, पर अगर मुझे थीटा पता ही ना हो तो, अगर मुझे थीटा पता ही ना हो तो फिर क्या होगा, फिर कैसे निकालेंगे जरा बताओ। अगर मुझे ये थीटा दिया ही नहीं, फिर मुझसे पूछ रहे, बस मुझे दे दी कि भाई ये जो कर्व है ना, इसकी इक्वेशन मान लो बता दी, मान लो हमें कोई इक्वेशन बता दी, मान लो ऐसे कोई पैराबोला टाइप है, मान लो यहाँ से पास कर रहा है कोई, है ना, ऐसे कोई ग्राफ है, और मान लो इसकी इक्वेशन में दे दी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमसे बोला कि भाई इसका कोऑर्डिनेट ले लो हमसे, x इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये x इक्वल टू 1, और इसमें बता दो कि भाई इस पर टेंजेंट कितना है ना। हमसे बोला कि लो भाई ये इक्वेशन ले लो, है ना। मैं देखो रीड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, जैसे मान लो ये हमें पैराबोला बना दिया ना, ये पैराबोला बना दिया ऐसे, ये मान लो इस तरह से हमें बना दिया पैराबोला ऐसा, और इस पॉइंट पे हमसे बोला कि क्या बना दो, स्लोप बता दो। हमने बोला कि हमें थीटा बता दो, तुमने हमसे कुछ पूछा, हमने भी तुमसे कुछ पूछा, फिर बताओ थीटा, अभी बताते हैं स्लोप, है ना। पर मना कर दिया हमें उसने, नहीं भाई थीटा नहीं पता, थीटा नहीं पता, है ना। बस इतना बताया कि भाई ये कर्व जो है इसकी इक्वेशन ये है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो P पॉइंट है ना उसका x भी ले लो चलो, फिर बता दो कि भाई इस पॉइंट का स्लोप कितना है। तो अब तुम कोशिश कर रहे हो कि भाई x इक्वल टू 1, चलो ठीक है, तो फिर अब क्या करूं, अब क्या करूं, कोई सोच रहा है कि भाई x इक्वल टू 1 तो दिया है तो y भी 1 आ गया, तो लो भाई ये हाइट आ गई, मतलब ये हाइट 1 आ गई। अब मैं tan थीटा ट्राइंगल लगा लूंगा, लगा लो ट्राइंगल, कहां से लगा लोगे, ये क्या पता तुम्हें, अरे ये कहां पता है, पता तो ये है, ये थोड़ी ना पता है कि ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है, पता है कि ये कहां पता है। बोलो भाई, इस थीटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई tan थीटा बताओ, तुमने बोला x इक्वल टू 1 पे पूछा, चलो ठीक है y भी निकाल लेते, चलो हाइट निकल गया तो tan थीटा निकाल लेंगे, निकाल लो, कैसे निकाल लोगे। ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बोलो कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल देखो ये वाला बन रहा है, देखो ये है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है बस। तो बताओ ये बन रहा है ट्राइंगल, ठीक है, ये है ट्राइंगल। तो बताओ इस ट्राइंगल से tan थीटा के लिए हाइट तो चलो पता लग गई, बेस कहां पता है जी, x इक्वल टू 1, तो ये है ना, पूरा है ना x1, तो इतना सा कहां पता है, तो फिर फेल हो गया हमारा तरीका, है ना। कि x इक्वल टू 1 पे हमसे स्लोप पूछा, हमसे थीटा के देने को मना कर दिया, फिर पूछ रहे कि बताओ जी स्लोप, हमने बोले कि भाई नहीं पता हमें तो, है ना। हमने तो कोशिश करी, जो जानते थे उसके बेस पे काम किया, पर नहीं पता लग रहा, तो फिर क्या करें, तो फिर कुछ और चीज करनी पड़ेगी, कुछ और चीज सोची गई, कुछ और चीज बनाई गई, एक अप्रोक्सीमेशन का तरीका बनाया गया, है ना, एक अप्रोक्सीमेशन का मेथड बनाया गया। उसकी हेल्प से अगर मुझे कर्व की इक्वेशन दे दें और पूछें कि इस x पे स्लोप बताओ, उससे फट से पता लग जाएगा, है ना। एक अप्रोक्सीमेशन का एक तरीका बनाया गया,
है ना, एक अप्रोक्सीमेशन का तरीका बनाया गया। उस तरीके की हेल्प से मुझे x इक्वल टू 1 पे कोई बोलेगा बता दूंगा मैं स्लोप, x इक्वल टू 2 पे कोई बोलेगा बता दूंगा मैं स्लोप, x इक्वल टू 3 पे कोई मुझसे पूछेगा बता दूंगा मैं स्लोप। ठीक है ना, तो वो चीज अप्रोक्सीमेशन की वो क्या टेक्निक है, उस अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक को ही डिफरेंशिएशन बोला जाता है। उस अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक को ही बच्चों क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब जरा उस पॉइंट पे आते हैं कि वो क्या अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक है और कैसे उससे स्लोप आ जाता है ना, क्या वो अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक है और कैसे उससे स्लोप आ जाता है, उस बात पे अब हम आ रहे हैं। ठीक हो गई बात, तो देखो मैं इसको रब करता हूँ, है ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखना चमत्कार, अब देखना कमाल, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और उसकी हेल्प से काम हम करने वाले हैं। तो देखो मैंने एक बनाया कर्व, एक जनरल बना रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई पैराबोला ही होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गई बात। अब देखो मुझसे पूछा कि भाई पॉइंट P पे स्लोप बता दो। इस पॉइंट P का मुझे कोऑर्डिनेट दे दिया, बोला कि लो भाई इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया x1, y1। ठीक है, और मुझसे पूछा कि भाई इस पॉइंट P पे स्लोप बताओ, है ना, इस पॉइंट P पे हमसे क्या पूछा, स्लोप बताओ। मतलब क्या हुआ, इस पे टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही क्या बन जाएगी, इस पे टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वही क्या बन जाएगी, वही स्लोप बन जाए ना। जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो उसका स्लोप होगा वही पॉइंट P का स्लोप हो जाएगा, है ना। जो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप होगा वही पॉइंट P पे स्लोप होने वाला है। क्लियर है बात। तो देखो उसके लिए क्या हम चीज कर रहे हैं, उसके लिए देखो हम क्या चीज कर रहे हैं। एक मैंने अपने से एक पॉइंट इमेजिन किया, देखो अभी क्या यूज है इसका, समझ में आएगा तुम्हें। एक मैंने पॉइंट इमेजिन किया खुद से, मुझे किस पे स्लोप निकालना है, P पे निकालना है, पर मैंने अपने से एक पॉइंट माना Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। ठीक हो गई। तो जरा मुझे पहले एक बात जल्दी से करके बता दो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो PQ कॉर्ड है ना, ये जो PQ कॉर्ड है उसका स्लोप बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई PQ कॉर्ड का स्लोप बताओ तो कैसे निकालोगे जी, बताओ। तुम्हें बताया था मैथमेटिकल टूल्स के टाइम में, अगर 2 पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पे पता हो तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर 2 पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पे पता हो तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो जरा निकालें क्या, निकालें क्या। तो देखो स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ m इक्वल टू, है ना, m इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये किसके बराबर लिख सकते हो बताओ। डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y, और इसको क्या लिख सकते हैं नीचे, डेल्टा x, है ना। डिफरेंस जब भी आता है तो हम क्या लिख देते हैं वहां, ये डेल्टा y लिख दिया और इसको क्या लिख दिया हमने, डेल्टा x लिख दिया। क्लियर हो गई बात, चलो बहुत अच्छी बात है अगर ये लिख दिया तो। अब उसके आगे की बात समझो, उसके आगे की बात समझो। पर हमारा पर्पस क्या इस कॉर्ड का स्लोप निकालना था, क्या हमारा पर्पस इस कॉर्ड का स्लोप निकालना था, नहीं ना। हमारा पर्पस क्या था, है ना, हमारा पर्पस है पॉइंट P पे जो टेंजेंट ड्रॉ करें उसका स्लोप निकालना। ठीक है ना, पॉइंट P पे जो टेंजेंट ड्रॉ करें उसका स्लोप निकालना पर्पस था। पर अभी हमें क्या निकाला, इस कॉर्ड का स्लोप निकाला। अब देखो क्या कर रहे हैं। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई इस Q कोऑर्डिनेट को, इस Q पॉइंट को मैं यहाँ रख दिया, ठीक है, इस Q पॉइंट को यहाँ रख दिया, तो बताओ कॉर्ड क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अगर मैं इस Q को और क्लोज लिया हूं तो बताओ कॉर्ड ये बन जाएगी। अब इस Q को क्लोजर 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 लाए जा रहे हैं, और लाए जा रहे हैं ना, और पास लाए ये कॉर्ड हो गई, और पास लाए ये कॉर्ड हो गई, और पास लाए ये कॉर्ड हो गई, और पास लाए ये कॉर्ड हो गई। इतनी पास इतनी पास इतनी पास Q को ले आए कि ये जो कॉर्ड है वही क्या बन गई, अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट बन गई। फिर से समझेंगे बात। मैंने बोला Q पॉइंट यहाँ है, अभी हमने कॉर्ड का स्लोप निकाला, मैंने बोला इस Q को थोड़ा नजदीक लाएं, है ना। हालांकि ये टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का है, पर पॉइंट्स हैं ये तो इनके लिए चलेगा, ठीक है ना। तो देखो ये Q है, ये Q है, इसको पास लाएं, इसको और पास लाएं तो ये कॉर्ड ऐसी बन जाएगी, यहाँ ले आए तो ऐसी बन जाएगी, पास लाए पास लाए पास लाए, इतना क्लोज ले आए, इतना क्लोज ले आए इस Q पॉइंट को कि जो वो कॉर्ड जो बनेगी ना, इतना पास में पॉइंट है, तो जो कॉर्ड जो है वही अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी,
टेंजेंट हो जाएगी। Q इज वेरी वेरी क्लोजर टू पॉइंट P, बहुत पास इसके है, बहुत पास इसके है, इतना पास इसके है कि जो कॉर्ड बना रहे हो उसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट बोल सकते हैं। तो अगर मैं इस Q को इतना क्लोजर ले आऊं कि P और Q बहुत पास हो जाए, तो फिर जो कॉर्ड का स्लोप है वही क्या हो जाएगा, जो इस कॉर्ड का स्लोप है वही क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। उस कॉर्ड का स्लोप भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो टेंजेंट, तो कॉर्ड ही अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट कब बन जाएगी, जब P और Q बहुत पास में होंगे। जब P और Q बहुत पास में होंगे तो कॉर्ड ही अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो इसको बड़ा पास लाना, इस Q पॉइंट को इसके क्लोजर लाने को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, देखो तो देखना आप क्या चमत्कार हम कर रहे हैं, क्या चीज लिख रहे हैं, देखो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn at point P m इक्वल टू लिमिट, या फिर MP नाम दे देते हैं, LIM डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इस LIM को क्या पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं, है ना, ये लिमिट पढ़ते हैं इसको, डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो देखो हमने क्या बोला, x2 x1 का जो गैप है उसको बहुत कम करना है, यही तो हम कर रहे हैं यार। Q को इसके पास लाने का मतलब क्या हुआ, x2 और x1 में गैप क्या है, बहुत ही कम है। x2 और Q पॉइंट को इसके बड़ा पास ले आए, तो इन दोनों के बीच बड़ा गैप क्या है, बड़ा कम है। तो जनरली जो x वाली क्वांटिटी होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, y वाली अपने आप उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है ना। जैसे हमने इक्वेशन लिखी, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो तुम x को बदलो y अपने आप बदल जाएगी। तो जनरली हम x एक्सिस के पैरामीटर को बदलते हैं, दूसरी चीज जो उस पर डिपेंडेंट है वो अपने आप बदल जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा कंट्रोल जनरली x एक्सिस वाले पैरामीटर्स पे होता है, ठीक है। तो देखो लिमिट डेल्टा x, तो मतलब हमने मैथमेटिकली क्या, हमने लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोला कि x2 और x1 के गैप को कम करो, है ना। गैप तो वैसे y2 y1 का भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, पर जनरली हम x एक्सिस के पैरामीटर की बात करते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल रहता है और ये ऑटोमेटिकली उस पर डिपेंडेंट होता है, तो उस पर भी अपने आप चेंज मिल जाएगा, है ना। तो देखो हमने क्या बोला, x2 x1 के गैप को कम करो, यही बोला हमने, है ना। x2 x1 के गैप को कम करो, तो इस बात को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, मतलब डेल्टा x का मतलब क्या, x2 और x1 का गैप 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब बड़ा छोटा है ना। डेल्टा x टेंडिंग टू 0 का मतलब x2 और x1 का जो गैप है वो क्या है, बहुत ही कम है। x2 और x1 का गैप क्या है, बहुत ही कम है। डेल्टा x टेंडिंग टू 0 पढ़ते हैं इसको, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये एक मैथमेटिकल सिंबल है। इस बात को लिखने का जो हमने बोल के बताई कि x2 और x1 के गैप को बहुत छोटा करना है, बहुत कम करना है, बड़ा पास करना है, तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा, है ना। और बताओ जैसे उस गैप को कम कर दिया तो उस कॉर्ड, वो कॉर्ड की अप्रोक्सीमेटली क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। तो हमने क्या नाम कर दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P। उस कॉर्ड को ही हमने क्या बोल दिया, जब इस गैप को इतना कम कर दोगे तो कॉर्ड ही अप्रोक्सीमेटली बच्चों क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। और वही तो हमारा पर्पस था कि इस टेंजेंट का स्लोप निकल जाए, है ना, वही हमारा पर्पस था कि इस टेंजेंट का स्लोप निकल जाए। तो जरा देखेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे, MP इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी चीज है, इसी का एक अलग सिंबल है मैथमेटिक्स में। इस पूरी चीज को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सिंबल क्या है, वो है dy ओवर dx। dy ओवर dx इसको पढ़ते हैं, इस पूरे की जगह ये लिखते हैं, इस पूरे को एक नए सिंबल से डिनोट किया गया है, उसको लिखते हैं dy ओवर dx। देखो ये जो d है ना, ये d क्या डिनोट करता है, ये d डिफरेंस को डिनोट करता है ना। और डेल्टा भी क्या डिनोट करता है, डिफरेंस को डिनोट करता है। ये d जो है वो जनरली बहुत स्मॉल डिफरेंस जब होता है तब यूज करते हैं, और डेल्टा जनरली लार्ज डिफरेंस जब होता है तब यूज करते हैं। यहाँ पे बड़ा छोटा है ना गैप, तो बहुत स्मॉल गैप के केस में डेल्टा को क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। तो
इस पूरी चीज का एक नया सिंबल है और इसको कैसा लिखते हैं, dy/dx, है ना। तो dy/dx को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली क्या बोलते हैं इसको, देखो इसे कुछ अलग अलग नाम है। dy/dx को एक तो बोलते हैं, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, और rate of change of y with respect to x, rate of change of y with respect to x, ये dy/dx के अलग अलग नाम है। ये dy/dx के अलग अलग नाम है। dy/dx, इसको पूरे को क्या लिखते हैं, dy/dx, और इसको ही क्या बोलते हैं, जनरली यही बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव, ऐसे इसके सेकंड डेरिवेटिव भी होते हैं, थर्ड डेरिवेटिव भी होते हैं, बात करेंगे आगे उसकी, है ना। और इसके आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये तीन इस सिंबल के अलग अलग नाम है। तो फिर ये चीज डिनोट क्या कर रही है, dy/dx जो है वो d का मतलब डिफरेंस, डेल्टा का मतलब भी डिफरेंस। जब छोटे डिफरेंस होते हैं तो d लिखते हैं, बड़े डिफरेंस होते हैं तो डेल्टा लिखते हैं, है ना। तो dy/dx पे डिनोट क्या कर रहा है, dy/dx डिनोट क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P। dy/dx डिनोट क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन डिनोट क्या करता है, कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप को डिनोट करता है। डिफरेंशिएशन डिनोट क्या करता है बच्चों, कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप को डिनोट करता है। तो अब अगर हम ये dy/dx सॉल्व करना सीख जाएं, अगर ये dy/dx को कैलकुलेट करना सीख जाएं, तो हमें कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप भी पता लग जाएगा, है ना। अगर हम dy/dx की वैल्यू निकालना सीख जाएं, तो फिर हमें कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप भी पता लग जाएगा। तो देखो ये जो dy/dx है, इस पे कैलकुलेट करने के अलग अलग रूल्स हैं, है ना। ये dy/dx जो है अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए, अभी फंक्शन क्या बोला है ना, फंक्शन जैसे ऐसे लिखते हैं, देखो y = f of x, ऐसे पढ़ते हैं इसको, y = f of x या फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है, जैसे मालूम मैंने बोला कि y = x², तो x का फंक्शन है, मतलब x पर डिपेंडेंट है y। किस तरीके से डिपेंडेंट है, स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंडेंट है। ऐसे मान लो मैं बोलूं y = sin x है, तो अभी भी y x का फंक्शन है, पर किस तरह की डिपेंडेंसी आ गई, साइन की डिपेंडेंसी आ गई। y = cos x है, वो भी y जो है x का फंक्शन है, पर इस बार डिपेंडेंसी कैसी है, cos की डिपेंडेंसी, ठीक है ना। इसको फंक्शन बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक हो गई बात। तो देखो dy/dx जो है, इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स हैं, उन सबके डेरिवेशन से आए हैं वो, है ना। ये dy/dx जो है, ये मैथमेटिक्स के जो है कैलकुलेशन से इन सबके रूल बने, तो उनकी डेरिवेशन की तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मैथमेटिकल रूल्स जो हैं वो हमने डायरेक्टली याद करने हैं, है ना। उनका डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एक रूल की डेरिवेशन मैं थोड़ी बताऊंगा तुम्हें, थोड़ा फील देने के लिए कि वो आए कैसे, पर हमें सारे रूल जस्ट याद करने हैं, है ना। उन सारों की डेरिवेशन होती है। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग तो जो है इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, है ना। जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसकी डेरिवेशंस भी करेंगे, उनके लिए एक पूरा चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन मैथ्स में, तब इन सब की वो डेरिवेशन भी करेंगे, है ना। पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इनके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। किनके डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, dy/dx को सॉल्व करने के जो तरीके हैं, उनके कुछ रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स हमें डायरेक्टली याद करने हैं। वो रूल्स सॉल्व कैसे हुए, आए कैसे, डिराइव कैसे हुए, उनकी रिक्वायरमेंट हमें फिजिक्स में कहीं नहीं पड़ेगी। पर फिर भी मैं एक रूल को डिराइव करके बताऊंगा ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि बेसिकली आए किधर से, कैसे, इनका बेस क्या है सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो एक रूल मैं तुम्हें डिराइव करके बताऊंगा, बाकी सारे रूल्स हमें याद रखने हैं। बोलो क्लियर हो कोई बात, चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। रूल्स से अब शुरू करते हैं। इतनी बात हमने समझ ली कि dy/dx जो है स्लोप को डिनोट करता है, पर अब dy/dx सॉल्व कैसे किया जाए, बस ये चीज और आ जाए, बात खत्म हो जाएगी,
है ना। तो देखो देखते हैं उसको, रब कर रहा हूँ, देखो मैं लोड कर रहा हूँ इतना। तो देखो जी, अब हम शुरू कर रहे हैं रूल्स टू फाइंड डिफरेंशिएशन। रूल्स टू फाइंड डिफरेंशिएशन, कुछ रूल्स की हम बात कर रहे हैं। देखो अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। y कैसा है, y किस तरीके का है, y x पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, उस बेस पे इनके अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग रूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखो अलग अलग रूल्स किस तरीके से हैं, तो वो बात ही देखो हम देखते हैं बच्चों। तो देखो y इक्वल टू हमने x पावर n लिखा। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो डिफरेंशिएशन का मतलब है दोनों तरफ क्या लगाना है हमें, d बाई डी एक्स ये लगा दिया। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, d बाई डी एक्स लगा दिया। इधर भी d बाई डी एक्स लगा दिया, इधर भी d बाई डी एक्स लगा दिया। देखो जैसे जब हम दो नंबर के बीच प्लस देखते हैं तो हमें कोई बोलता नहीं है कि इसमें क्या करो, पर हम प्लस देखते ही क्या समझ जाते हैं कि दोनों को ऐड करना है, मतलब इन पे क्या लगाना है, एडिशन का रूल लगाना है ना। इन पे क्या लगाना है, एडिशन का रूल लगाना है। अब एडिशन का रूल तो हम बचपन से सीखते आए, इसलिए हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सीधे याद है तुम्हें वो दिन जब ऐसे 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 फिर गिनते थे 7 तक के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, याद आ रहा है। उसके बाद 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सारे काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया। याद आ रहे हैं क्या वो दिन जब ऐसे एडिशन करते थे। अब तो चलो हमारे लिए वो कोई खास भारी भरकम बात नहीं होती, अब इसको देखते हम सीधे 12 बोलते हैं। ठीक है ना, वही चीज। तो ये प्लस जो है बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो हमें ये बताता है कि 7 और 5 में क्या लगाओ, एडिशन का रूल लगाओ। क्या लगाओ, 7 और 5 में एडिशन का रूल लगाओ। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बोलूं ऐसे लिखाओ 8 - 2, तो ये क्या है, ये एक सिंबल है ना जस्ट, पर इसको देखते ही हमें क्या समझ में आ जाता है ना, कि इन दोनों में क्या करना है, हमें सबट्रैक्शन का रूल लगाना है। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो हमें बताता है कि हमें इसमें क्या करना क्या है ना, सबट्रैक्शन का रूल लगाना है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोलूं 6 × 3, ये देखते ही क्या समझते हो कि हमें मल्टीप्लिकेशन के रूल लगाने हैं। और अगर ये देखते हो ये चीज, तो फिर क्या समझ में आता है कि हमें डिवीजन का रूल लगाना है। ठीक उसी तरीके से d बाई डी एक्स अगर किसी फंक्शन के आगे लिखा हो, ठीक उसी तरीके से अगर d बाई डी एक्स किसी फंक्शन के आगे लिखा हो, तो वो क्या बताता है कि जो भी फंक्शन तुमने आगे लिखा हो उस पर डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ, है ना। जो भी चीज तुमने यहाँ लिखी हो, ये चीज क्या बताती है कि जो भी फंक्शन तुमने लिखा हो उस पे क्या करो, डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ। तो डिफरेंशिएशन का रूल लगाते है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, तो हम क्या करें, डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हैं इसमें। तो ना, तो ये d बाई डी एक्स क्या बताता है कि जो भी चीज आगे लिखी हो उस पे क्या कर दो, डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करो। वो रूल क्या है वो मैं लिख रहा हूँ, है ना। वो रूल क्या है, देखो ये होता है n(x) n-1। ठीक है, n क्या है, n कोई भी नंबर हो सकता है, n पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है। n की वैल्यू -1 +1 -2 -½ -1/3 +4/5 +7/5 कुछ भी हो सकता है। n कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये n(x) n-1 होगा, है ना। n की वैल्यू क्या हो गई, n(x) n-1 हो गई। ठीक हो रही है बात, बोलो समझ में आ रही है क्या बात। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n(x) n-1। n कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये इसका रूल है। मतलब क्या होगा कि जब भी किसी फंक्शन ऐसा x पावर n लिखा हो और उसके आगे d बाई डी एक्स, इस d बाई डी एक्स का बस इतना ही काम है। इस d बाई डी एक्स का क्या यूज है, इसका क्या काम है, केवल इतना ही काम है कि ये क्या बताता है कि जो भी चीज आगे लिखी है उस पर डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ। तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग रूल होते हैं,
है ना। तो वो रूल हमने लगा दिया nx n-1, है ना। तो अभी मैं इसकी डेरिवेशन तो मैं बताऊंगा, बाकी की डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा। डेरिवेशन हालांकि इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर थोड़ा फील लेंगे। पर पहले सारे रूल्स लिख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें इसके डेरिवेशन की बात बताऊंगा। पर हमें यूज जो आने वाला है वो केवल इनके रूल्स याद करने हैं, उन रूल्स की एप्लीकेशन सीधे सीधे हमें करनी है फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमसे बोला कि y = x² है, और फिर हमसे पूछा कि भाई dy/dx बता दो। फिर हमसे पूछा कि dy/dx बता दो। तो हमें बताओ क्या करना है। y की जो क्या वैल्यू x के फॉर्म में जो दे रखी है पहले पुट करनी है ना। y की वैल्यू जो x के फॉर्म में दे रखी है ना, पहले वो पुट करनी है। पुट कर लोगे, बोलो क्या आ गया, ये x² आ गया। y की वैल्यू x के फॉर्म में अगर पुट करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। अब क्या करोगे बताओ, रूल क्या है, x पावर n जैसा है नहीं। इसमें n की वैल्यू क्या आ गई, इसमें n की वैल्यू 2 आ गई। क्या आ गई बच्चों, इसमें n की वैल्यू, इसमें n की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 आ गई तो बताओ क्या करें, nx n-1 nx n-1 क्या आ गया बताओ, ये 2x आ गया। बोलो भाई 2 - 1 तो 2 हो गया ना, तो क्या आ गया ये 2x आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, y = x² का डिफरेंशिएशन, y = x² का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गया, 2x आ गया। y = x² का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2x आ गया। बोलो समझ रहे हो क्या बात, है ना। ऐसे ही देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि y = x है और dy/dx बताओ, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि y = x है और क्या बता दो, इसमें dy/dx बता दो, तो देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, d/dx ऑफ x, y की जगह क्या करोगे, जो भी y x के फॉर्म में पहले वो पुट कर दोगे, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, x की पावर 1 है ना, तो क्या करोगे, nx n-1, n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 - 1, बोलो क्या होना है, 1 × x पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। आंसर क्या बनेगा बच्चों, 1 बनेगा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्लियर हो गई बात। तो जरा थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे आप कि ये स्लोप की वैल्यू कैसी हुई, है ना। तो जरा देखो, एक चीज देखो, एक चीज का और आइडिया लेते हैं हम। देखो y = x² है ना, तो y = x², देखो ये ऐसा है, ठीक है। ये y = x² का ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो ऐसा बनेगा, है ना। y = x² जो है उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इसके किसी पॉइंट पे अगर मुझसे पूछें कि इसके पॉइंट x = 1 पे स्लोप बताओ, अगर मुझसे पूछें कि at x = 1 स्लोप कितना होगा, at x = 1 स्लोप कितना होगा। तो देखो स्लोप कितना होगा कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तुमने क्या निकाला, dy/dx निकाला, क्योंकि स्लोप जब भी निकालना है तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। जैसे कोई फंक्शन दे रखा हो, सबसे पहले क्या कर दो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। उस पर डिफरेंशिएशन का रूल तुमने लगा दिया, ठीक है। तो ये 2x आ गया, है ना। तो अब देखो, तो अब तुम्हें क्या मिल गया, dy/dx की वैल्यू क्या मिल गई, तुम्हें 2x मिल गई। अब तुम्हें किस पे पूछ रहे हैं, x = 1 पे, तो ये x = 1 मान लो यहाँ कहीं है, तो x = 1 में x को 1 पुट करो, है ना। क्या पुट करोगे बताओ, dy/dx में x = 1 पुट कर दिया तो क्या आ गया, 2 × 1 कितना आ गया, बोलो 2 आ गया 2। ऐसे ही मान लो मुझसे पूछें कि x = 2 पे स्लोप बताओ, x = 2 पे स्लोप बताओ, तो 2 पे स्लोप बताओ तो कितना आ गया बताओ, dy/dx x = 2, इसमें x को 2 पुट करो, x को 2 पुट करोगे बताओ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही मान लो मुझसे बोले कि x = 3 पे स्लोप बताओ, तो x = 3 पे स्लोप कैसे आएगा, बोलो x = 3 का मतलब क्या हुआ, 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। बोलो क्लियर हो रही है बात। तो क्या ये बात भी हमें दिख रही है कि ये कर्व इंक्रीजिंग स्लोप का है, बोलो दिख रही है यार। देखो इस पॉइंट पे स्लोप, इस पे देखोगे, इस पे देखोगे, बताओ ये इंक्रीजिंग स्लोप का है कि नहीं। तो जरा यहाँ देखो ना, यहाँ देखो कि जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। तो अगर किसी पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो डिफरेंशिएशन उसका निकाल लो, और जिस भी पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट को x को पुट कर दो, सीधे तुम्हें क्या मिल जाता है, उससे स्लोप मिल जाता है। क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। ये कैसे स्लोप दे रहा है अभी थोड़ा फील आया नहीं,
इसलिए मैं एक डेरिवेशन बताऊंगा, उससे तुम्हें पता लग जाएगा, है ना। पर ये स्लोप कैसे आ गया, है ना, उसके लिए डेरिवेशन में जाएंगे तो थोड़ा फील आएगा। बाकी ये रूल जो है याद करने हैं, इन्हीं को सीधे लगाना है। डिफरेंशिएशन कहीं पूछा नहीं जाना, ना कहीं स्कूल एग्जाम में, ना कुछ, है ना। इसका जो डेरिवेशन है वो, है ना, ये रूल की तो बिल्कुल डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है ना। पर डिफरेंशिएशन के रूल का जो डेरिवेशन है वो नहीं हमें कहीं पूछा जाएगा, पर मैं थोड़ा फील देने के लिए तुम्हें बताऊंगा अभी कि कैसे ये स्लोप बता रहा। ठीक हो रही है बात। तो ये 6 आ। एक चीज और देखें क्या, एक चीज और देखें क्या, y = 6। इसको जरा देखें, मुझे बोले कि भाई x = 1 पे स्लोप बताओ, है ना। y = x में x = 1 पे स्लोप बताओ जी। तो स्लोप की बात आते ही, जैसे ही इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप की बात आते ही क्या करोगे, dy/dx करोगे। तो dy/dx, तो d/dx ऑफ x, y की वैल्यू क्या है x के फॉर्म में, वो पुट कर दोगे पहले। ठीक है, अब बताना जरा क्या आएगा, 1x 1 - 1 n x n - 1 क्या आ गया, 1 × x⁻0 क्या आ गया, बोलो आंसर 1 आ गया। इसका मतलब dy/dx की वैल्यू 1 आ गई। dy/dx की वैल्यू 1। अब मुझे तुम बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि x = 1 पे स्लोप बताओ, तो x = 1 पे तुमसे मैं पूछ रहा हूं, अगर स्लोप बताने को कह रहा हूं तो x = 1 पुट करोगे ना इसमें, dy/dx की वैल्यू 1 आई है तो x पुट करोगे ना इसमें, x तो है ही नहीं। अरे यार, इसमें कुछ x होता तभी तो मैं उसको फिल करता, dy/dx में x ही नहीं है। इसका मतलब x = 1 पे dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। जब इसमें x में फिल ही नहीं कर सकता तो जो dy/dx तो कांस्टेंट है, x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, कुछ भी x ले लो तो एक ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं कि x = 2 पे स्लोप बताओ, x = 2, तुम x = 2 पुट करने जाते हैं ना इसमें, पर x है क्या इसमें, जैसे इसमें तो x था तो उसमें तुमने x1 बोला तो 1 पुट कर दिया, 2 बोला तो 2 पुट कर दिया, 3 बोला 3 पुट कर दिया, पर इसमें x है क्या, नहीं है। इसका मतलब है dy/dx इंडिपेंडेंट ऑफ x है, कुछ भी x ले लो, हर जगह पे dy/dx एक ही आएगा। मतलब हर पॉइंट पे स्लोप एक ही आएगा। उसका कारण भी है यहाँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का बोलो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं। और स्ट्रेट लाइन जब भी होती है तो सारे पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, सेम होता है। अभी ड्रॉ करके ही बताता हूँ, देखो ये देखो x = 2, तो x = 2 पे भी dy/dx कितना आएगा, 1 ही आएगा। x कहाँ फिल करूँ, उधर तो x था, इसमें x ही नहीं। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि x = 3 पे स्लोप बताओ, तो dy/dx क्या आएगा, फिर भी 1। कुछ भी x ले रहा हूँ 1 ही 1 आ जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए हो रहा है प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, ग्राफ प्लॉट करने में ना मत करना, बोलो बना दोगे ना इसका ग्राफ, जरा बना के देखो रफली एक बार कैसा ग्राफ बनेगा y = x का, ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बोलो यार बनेगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल ये ग्राफ बनेगा, बताया था तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स में। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब मैं तुमसे बोलूं x = 1 पे, तुमसे बोलूं 2 पे, तुमसे बोलूं 3 पे, तो बताओ कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक ही तो आएगी, एक ही तो आएगी। और बताओ ये देखो, यही तो है उनका स्लोप। और हम तो भाई इसका स्लोप दूसरे तरीके से भी जानते हैं, इसका स्लोप तो दूसरे तरीके से भी जानते हैं, y = mx से भी कंपेयर करना जानते हैं इसको। तो हम y = mx + c से कंपेयर करके भी इसका स्लोप निकलता है ना। तो m की वैल्यू कितनी है, 1। तो बताओ स्लोप कितना आ रहा है, 1। तो इसने कोई बेईमानी तो नहीं करी, इसने कोई गलत तो नहीं बता दिया। dy/dx भी क्या बताता है स्लोप, और उससे भी क्या आ रहा है, 1। वेरिफिकेशन हो गया है ना। कि स्लोप इसका हम दूसरा तरीका भी तो जानते थे, mx + c से कंपेयर करना। तो m कितना आ गया, 1, और dy/dx से भी क्या आ रहा है, 1। तो स्ट्रेट लाइन में बस ये फैसिलिटी होती है कि इक्वेशन देख के बता दो। पैराबोला में ऐसा कहाँ होता है, बताओ पैराबोला की इक्वेशन अगर x² तो इसको देख के स्लोप कैसे निकाल लो। इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो उसमें तो फिर डिफरेंशिएशन के अलावा और कोई तरीका बचता नहीं है। स्ट्रेट लाइन में हाँ डायरेक्ट भी आ सकता। ठीक हो रही बात। तो बात समझे क्या, तो बात समझे क्या, डिफरेंशिएशन ने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया कि कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट का स्लोप क्या आएगा, सेम। क्योंकि टेंजेंट बनाओगे, हर टेंजेंट एक ही एंगल बना रहा है। पर यहाँ क्या हर पॉइंट पे सेम आया स्लोप, नहीं आया। किसी पे 2 आया, किसी पे 4 आया, किसी पे 6 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट पे टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हो उसका स्लोप डिफरेंट ही होना चाहिए, जो कि डिफरेंशिएशन से भी आ रहा है। ठीक हो रही है बात, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमने बात सीखी है, बड़ा जरूरी था ये हमें अच्छे से बात समझ में आना। ठीक है ना। अब मैं तुम्हें थोड़ी फील देता हूँ कि कैसे ये स्लोप आ जाता है ना। थोड़ा मैथमेटिकल है, घबराना मत।
डेरिवेशन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ी कैलकुलेशन कर कुड़ा के है ना वो आता है, वो मैं तुम्हें फील देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो आओ फील लेते हैं उसको, रब करते हैं। देखो इसको है ना, तो देखो इसमें लिखना क्या क्या है तुम्हें, ये लिखने एक तो एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये तुम लिखना चाहो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, ठीक है, बाकी कोई जरूरी नहीं है लिखना, जो आई थिंक तुम्हें लिखना चाहिए ताकि आगे भी जब तुम पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा। तो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, ये हमें जरूर लिखना है। तो इनको तो तुम साइड में कोई बॉक्स वगैरह बना के लिख लो इन दोनों को, तो इनको अपनी सीक्वेंस में लिखते जाओ, ठीक है। चलो रब करते हैं इसको। देखना मैं ले रहा हूँ ना, प्रूफ ले रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ फर्स्ट रूल का, ठीक है। बाकी का रूल का हम प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका भी प्रूफ नहीं पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा आइडिया ले रहे हैं बस कि कैसे कैसे गया यार स्लोप, है ना। तो देखो हमने लिया y इक्वल टू एक्स पावर n, ठीक हो गई बात। इस पे हमने क्या लिए, 2 पॉइंट्स लिए, इस कर्व पे 2 पॉइंट्स लिए। कौन कौन से वो 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स क्या क्या है बच्चों, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट क्या लिया x2, y2। तो जो x2 और x1 का जो गैप है ना उसको हमने डेल्टा x नाम दे दिया, ठीक है, और ठीक है x2 और x1 के गैप को हमने कुछ डेल्टा x नाम दे दिया, ठीक है ना। तो देखना तुम, हमें किस पे स्लोप निकालना है, स्लोप एट x इक्वल टू x1 पे स्लोप क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक हो गई बात। तो अब बताओ स्लोप होता क्या है, स्लोप पहले तो हमने स्लोप कॉर्ड वाला तरीका लगाया, तो स्लोप का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये लगा दिया। अब जरा बताओ अगर ये x1 y1 और x2 y2 है ना, अरे बोलो वही फील आ रही कि नहीं आ रही, मान लो ये कुछ ऐसा कर्व है, ठीक है, ऐसा कोई कर्व है मान लो, ठीक है, अभी पैराबोला तो n2 होगा तभी बनेगा, बाकी n3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो उनका कोई एक्चुअल कोई नाम नहीं होता फिर सब, है ना। मैंने रफली ग्राफ बनाया है कोई ऐसा, है ना, और इसमें मैंने 2 पॉइंट माने, वही हमारा तरीका जहाँ से डिफरेंशिएशन हमने शुरू किया था। तो बताओ x1, y1 और ये क्या होगा x2, y2, है ना, x2, y2। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, सबको समझ में आ रही है ना बात। तो ये 2 पॉइंट मैंने इस कर्व के ऊपर माने, तो वही कॉर्ड वहीं से शुरू करते हैं, है ना। तो कॉर्ड लो जी, कॉर्ड है तो पहले हमने क्या निकाल ली, पहले हमने क्या निकाल ली जी, इस कॉर्ड का स्लोप निकाल लिया, पहले क्या निकाल लिया थी, इस कॉर्ड का स्लोप निकाल लिया। तो कॉर्ड का स्लोप निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात है, कॉर्ड का स्लोप निकाल लिया, है ना। तो कॉर्ड का स्लोप आ गया, ठीक है। तो अब कॉर्ड को क्या बनाना है, आखिरी में टेंजेंट बनाना है, कॉर्ड को आखिरी में क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। तो आओ देखो, आओ चलो y2 को क्या लिख दूं, अगर मान लो x2 y2 x1 y1 दोनों इस कर्व पे लाई करते हैं तो वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करने चाहिए, वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करने चाहिए, बता रखी है मैंने बात, है ना। अगर मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे मैंने बोलूंगी 1 कॉमा जो है 1 कॉमा या फिर बोलूं 2,4 अगर इस पे लाई करता है ना, 2,4 अगर इस पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, x की जगह 2 रख दो और y की जगह 4 रख दो। तो x की जगह 2 रखोगे, y की जगह 4 रखोगे, तो y को 4 रख दिया, x को 2 रख दिया, बताओ कितना आ गया, 4 इक्वल टू 4 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, तो 4 इक्वल टू 4 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो करने चाहिए तो करते हैं। तो इसको जो कराओ भाई, सेटिस्फाई कराओ इस पॉइंट को, तो y2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x2 पावर n, बोलो y ये पुट करोगे ना तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 पावर n पुट कर दो, y2 को हमने क्या पुट कर दिया, x2 पावर n, ठीक हो गई बात। y1 को क्या पुट करो, इसको सेटिस्फाई करा लो, तो y की जगह y1 और x की जगह x1, x1 पावर n, तो क्या आ गया, x1 पावर n अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इसको हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, डेल्टा x लिख दिया, इसको क्या लिख दिया बच्चों, हमने डेल्टा x लिख दिया, सही हो गई बात। अब देखो, है ना, देखो घबराना मत, देखो जबरदस्त है एकदम, स्टेप याद रहने रहे उसकी कोई बात नहीं है, मतलब फील दे रहा हूँ कैसे आ रहा है। अब देखो मैंने x1 बताना ना, स्लोप एट x इक्वल टू x1, तो x2 तो मैंने अपने से मान रखा है, मतलब तो x1 ये x2 की तो कहानी खत्म करनी है मुझे, है ना। x2 तो मुझे आंसर में रखना ही नहीं है, क्योंकि पूछा हमसे क्या है, x इक्वल टू x1 पे पूछा, ये x2 y2 तो मैंने अपनी तरफ से माना हुआ पॉइंट है। तो देखो x2 को क्या पुट करूं, x2 को पुट करूं x1 प्लस डेल्टा x पावर n
माइनस x1 पावर n अपॉन डेल्टा x। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी जरा देखना आप चमत्कार, अब जादू देखना तुम। स्लोप इक्वल टू जरा देखें जी। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लगाने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाई थी, है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले वीडियो में था ना, सबसे ऊपर ही ऊपर। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे इसमें। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें x1 को बाहर निकाल रहा हूँ। क्या कर रहे हैं बच्चों, x1 को बाहर निकाल रहे हैं। तो निकालते हैं जरा x1 को बाहर। देखो x1 को बाहर निकालें, तो x1 को बाहर निकालें। देखो x1 को इससे बाहर निकालोगे तो पावर लगेगी, तो पावर के साथ ही आएगा x1। तो x1 को बाहर निकालो, x1 पावर n। इधर बचाओ, क्या बचाएगा, x1 को बाहर निकालने का मतलब इसमें भी x1 से डिवाइड करना है, यहाँ पर भी x1 से डिवाइड करना है। यही तो मतलब होता है, x1 को बाहर निकालना मतलब x1 को इसमें भी डिवाइड करो, x1 को इसमें भी डिवाइड करो। तो क्या करोगे बताओ, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x1 पावर n, है ना। ये देखो 1 प्लस माइनस x1 पावर n अपॉन नीचे क्या है बच्चों, डेल्टा x। ठीक है, अपॉन क्या है, डेल्टा x, है ना। अब देखो, सिंस डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, ये हमने पॉइंट को बड़ा पास में ले आना है, इन दोनों पॉइंट को बड़ा क्लोज ले आना है, तभी तो कॉर्ड टेंजेंट बनेगी, है ना। तो सिंस डेल्टा x is tending to 0, very small, this implies 1 plus delta x upon x1 power n is approximately, अरे यार 1 प्लस एक्स पावर n का फॉर्मूला क्या बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन में, 1 प्लस n डेल्टा x अपॉन x1, 1 प्लस n डेल्टा x अपॉन x1। बोलो लिख सकते हैं ना, डेल्टा x बड़ा छोटा है। तो मैंने तुम्हें कंडीशन क्या बताई थी कि जब भी 1 प्लस एक्स पावर n लगाते हो तो x जो होना चाहिए, जो x होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा छोटा होना चाहिए। तो बताओ डेल्टा x बहुत ही छोटा है, 0.00001 है। तो बताओ बहुत छोटा हो गया, चाहे फिर कितना ही बड़ा हो, ये तो बहुत छोटा ऊपर वाला, ठीक है। तो फिर डेल्टा x अपॉन x1 बड़ा छोटा हो गया, है ना। तो बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, और अप्रोक्सीमेशन कब ज्यादा अच्छा होता है, जितना ये छोटा होगा 1 से उतना ही अप्रोक्सीमेशन अच्छा होगा। इसलिए हम इस गैप को क्या लेते हैं, बहुत छोटा लेते हैं। सही है। अब आ जाओ आगे, बस पहुंच गए हम, चिंता मत करो। अब डेल्टा x बड़ा छोटा है तो स्लोप विल बी इक्वल टू, अब x1 पावर n पूरे में से कॉमन ले लो, x1 पावर n पूरे में से कॉमन ले लो। बताओ इसमें लगाओ बाइनोमियल, लगाओगे तो लगाओ, फिर आओ मेरे साथ साथ लगाओ, डेल्टा x अपॉन x1 लगा रहे हो, फिर ये क्या आ जाएगा, -1। ये कितना आ जाएगा, 1। अरे यार 1 प्लस nx तो करना है, कर दिया बस। और नीचे क्या आएगा, बोलो नीचे क्या आएगा, डेल्टा x। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा x आ जाएगा। अब जरा देखना 1 कैंसिल हुए कि नहीं कैंसिल, बस पहुंच गया हम अपनी मंजिल तक। अब देखना स्लोप इक्वल टू, इधर लिख रहा हूँ देखो, x1 पावर n मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है, n इंटू डेल्टा x अपॉन x1, अपॉन नीचे क्या है, डेल्टा x। ये हो गया डेल्टा x कैंसिल हो गए। क्या आ गया बताओ, स्लोप इक्वल टू आ गया n इंटू इस x1 को ऊपर ले जाओ, तो बताओ x1 पावर n तो है ही, और ऊपर और चला जाएगा, ये ऊपर और चला जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 पावर -1। तो कितना हो गया, स्लोप इक्वल टू n x1 पावर n -1। तो बोलो जी फिर ये आ गया कि नहीं, अरे आ गया कि नहीं, स्लोप इक्वल टू n x n -1। x1 तो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर x पॉइंट पे निकाल रहे हो, पर्टिकुलर x1 पे निकाल रहे हो। अभी बोला था ना मैंने तुम्हें, x इक्वल टू 1 पे चाहिए तो x को 1 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पे चाहिए तो x को 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 3 पे चाहिए तो x को 3 पुट कर दो, ठीक है ना। वो हमने x इक्वल टू x1 पे चाहिए, इसलिए अभी x1 आ रहा है। जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला है n x n -1। तो ऐसे ये सॉल्व हो रखे हैं, है ना। तो ये सॉल्यूशन, इसकी कैलकुलेशन की तो हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तुम्हें थोड़ा फील दिया है कि कैसे वो रूल आ गए। बाकी के जो मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ वो डायरेक्टली हमें याद करने हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली उनको यूज करना है, इसको भी याद ही करना है। n x n -1 डिफरेंशिएशन होता है, सीधे लगा देना है उसको।
क्लियर हो गई बात? तो चलो इसको नोट कर लो और बाकी के रूल्स में तुम्हें लिखवा देता हूँ। उनकी भी ऐसे ही अलग अलग मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो उनकी डेरिवेशन करेंगे जब वो डिफरेंशिएशन जो है मैथ्स में पढ़ेंगे, पर मेडिकल वाले बच्चे जो हैं वह रूल फिलहाल याद कर लेंगे। नॉन मेड वाले बच्चे भी फिलहाल रूल्स को याद ही कर लेंगे। जब डेरिवेशन वो मैथ्स में करेंगे तो तुम्हें और फील आ जाएगा थोड़ा, पर फिजिक्स में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो जी इतना नोट कर लो, फिर हम रूल्स लिखते हैं। देखो बात लिखते हैं, देखो जल्दी से रूल्स लिखते हैं आगे के। देखो नेक्स्ट रूल्स लिखते हैं हम। मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको। देखो अदर रूल्स लिख रहे हैं ना, फर्स्ट रूल लिख दिया था, सेकंड रूल देखो, अगर y इक्वल टू सी, सी क्या है? सी इज एनी कांस्टेंट, सी इज एनी कांस्टेंट, तो फिर dy अपॉन dx, या फिर d बाई dx ऑफ c इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अगर कांस्टेंट अकेला लिखा हो कभी भी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। देखो ये भी सेल्फ अंडरस्टूड है वैसे। जैसे देखो ये देखो, अगर मैंने y इक्वल टू 2 मैंने तुमसे बोला कि इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे बनाओगे? ऐसे ही तो बनाओगे। अरे शुरू में सीखा ना हमने, x कुछ भी हो जाए y को 2 रहना है, तो y इक्वल टू 2 ऐसे ही तो बनेगा। तो मुझे बताओ यार कि इस y इक्वल टू 2 का स्लोप कितना है? इस y इक्वल टू 2 जो लाइन है उसका स्लोप कितना है? स्लोप तो 0 है, क्योंकि ये तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, और पैरेलल टू x एक्सिस अगर हो जाएगी तो बताओ tan थीटा, थीटा ही 0 हो गया, तो स्लोप कितना हो जाएगा? 0। तो बताओ ये कितना दे रहा है आंसर? 0 दे रहा है। ठीक है ना? इसको भी मैथमेटिकली हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी डेरिवेशन बताई, पर जरूरत नहीं है, हमें सीधे याद है। ठीक है बात? तो कांस्टेंट अकेला जब भी आ जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अगला रूल देखो, अगर आ जाता है y इक्वल टू साइन x, तो फिर dy ओवर dx हो जाता है, वो क्या हो जाता है? d बाई dx ऑफ साइन x। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन x, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? cos x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, y इक्वल टू अगर cos x है, अभी अरे ये याद करने हैं मुझे भी, तो डेरिवेशन से आएंगे, जैसा डेरिवेशन मैंने तुम्हें दिखाया है ना। पर अब हमें तो बस ये याद रखना है, जब भी sin x के आगे d बाई dx लिखा होगा, जब भी sin x के आगे d बाई dx लिखा होगा, तो हमने इस पूरे को क्या, किससे रिप्लेस कर देना है? इससे रिप्लेस कर देना है, बस ये हमें याद रखना है ना। डेरिवेशन भी इसी की भी ऐसे ही आती है, डेरिवेशन पूरी कैलकुलेशन सॉल्व कर पूरा के आती है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो जब भी हमें ये लिखा मिलेगा, हमें तो इसको इससे रिप्लेस कर देना। अब वही वाली बात है, जैसे 8+5 लिखा देखते हो, किससे रिप्लेस कर देते हो? इसको 13 से रिप्लेस कर देते हो। वैसे ही इसको लिखा देखोगे तो इससे रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? तो ये देखो cos x हो गया। अब देखो d बाई dx ऑफ, तो इसका dy बाई dx अगर पूछे तो d बाई dy, y की वैल्यू x के फॉर्म में पहले पुट करो। क्या पुट किया? cos x, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस साइन x। क्या आ जाएगा? ये माइनस साइन x आ जाएगा। ठीक है बात? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। देखो चलो आओ अगला करते हैं, y इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, तो dy ओवर dx, dy ओवर dx इसका होता है देखो सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, y इक्वल टू टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू e पावर x, y इज इक्वल टू e पावर x, है ना। e पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था, इसकी वैल्यू होती है 2.7। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन का भी अपना एक रूल है, dy ओवर dx e पावर x इक्वल टू e पावर x, सेम रहता है ना। इस वाले केस में हम रूल याद रखेंगे, ये भी डेरिवेशन से आया है पूरा, इस वाले केस में नो चेंज, है ना। e पावर x का डिफरेंशिएशन सेम ही रहता है। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे x पावर n में और e पावर x में, है ना। x पावर n और e पावर x हो गया कंफ्यूजन, है ना। घंटियां बज गई दिमाग में, दिमाग खराब हो गया,
कुछ लोग सोचेंगे मैं ऐसा कर दूंगा इसको एक्स ई एक्स माइनस 1, ये गलत है, ठीक है ना। अब समझ रहे हो, इसमें x ऊपर है, इसमें x नीचे। अरे यार इसमें पावर में तो कांस्टेंट है ना, पावर में तो कांस्टेंट वैल्यू है, n कोई नंबर होगा एक फिक्स, n 4 होगा, 5 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, कोई नंबर होगा फिक्स, पर x वेरिएबल है, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, x तो यार x तो हम चाहे मर्जी ले सकते हैं ना, तो x y तो सब वेरिएबल होते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, पर कोई n है तो फिक्स होगा, या तो 4 होगा या फिर 5 होगा, 6 होगा, -½ होगा, फिक्स होगा। और x तो कुछ भी हो सकता है, तुमने बोला x = 1 पे बताओ 1 पुट कर दूंगा, कोई बोलेगा 2 पे बताओ मैं 2 पुट कर दूंगा, कोई बोलेगा 3 बताओ 3 पुट कर दूंगा। और यहाँ पे अगर मैंने एक बार 1/2 n को सेट कर दिया तो बस कर ही दिया, अब नहीं वो बदले। तो इसमें x नीचे पावर कांस्टेंट है, इसमें पावर में x है, पावर वेरिएबल है, नीचे नंबर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, ये तुम गड़बड़ करोगे अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन की, तो ध्यान रखना, फिर मैं पकड़ूंगा तुम में से, है ना, कि कौन ही गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x e पावर x माइनस 1, तो याद रखेंगे इस वाले केस में इसका सेम रहता है, आएगा ये डेरिवेशन से ही, जैसे तुम्हें फर्स्ट की डेरिवेशन बताई, पर वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट, y = log बेस e x। अब ये क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं लॉग का बेस, ज्यादा मत चिंता करना है इसकी, है ना। ये लॉग वगैरह थोड़ी बहुत तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, थोड़ा आगे फिजिक्स में भी आएगा, है ना। जैसे तुम तो बस इतना ध्यान रखो फिलहाल लॉग के बारे में, जैसे साइन कॉस होते हैं ना, जैसे x को 30 पुट करते हो तो साइन की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ आ जाती है, x को 45 डिग्री पुट करते हो तो साइन 45 1/√2 हो जाता है। उसी तरीके से लॉग में भी अगर x को अलग अलग पुट करते हैं ना, लॉग में 2 पुट करोगे तो पूरी टेबल होती है इसकी, लॉग टेबल बोलते हैं उसको, जानते हुए तुम बात। x को 3 पुट करते हैं तो अलग वैल्यू आती है, 4 पुट करते हैं तो अलग वैल्यू आती है। तो इसमें ये तो होता है लॉग का नंबर, और इसमें एक बेस और होता है लॉग का। इस लॉग के बेस में भी देखो कुछ भी वैल्यूज हो सकती है ना, कुछ जैसे मान लो लॉग के बेस में 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, है ना। तो लॉग के बेस में कोई नंबर होगा। अब कुछ पर्टिकुलर नंबर्स है वो रेस्ट्रिक्टेड भी होते हैं, है ना। तो पूरी लॉग की बारे में तो हम नहीं पढ़ रहे, ज्यादातर जो लॉग का बेस होगा ना हमारे केस में, वो या तो e होगा या फिर 10 होगा, है ना। बाकी कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि 0 बेस नहीं हो सकता, 1 बेस नहीं हो सकता, है ना। तो वो डिटेल की तो हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नॉन मेडिकल वाले बच्चों को जरूरत पड़ेगी, तो वो लॉग जब अलग से पढ़ेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा। फिजिक्स में बस इतना ही ध्यान रखो कि y = log x sin x cos x जैसा ही होता है ना। इसमें अगर अलग अलग x पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, उसकी पूरी एक टेबल होती है ना, उससे उसको निकाल सकते हैं। तो लॉग में 2 चीजें होती है, एक होता है लॉग का नंबर और एक होता है लॉग का बेस, ठीक है ना। तो ये नीचे जो लिखा होता है लॉग का बेस होता है, ज्यादातर हम जो पढ़ेंगे ना उसमें बेस में या तो e होगा, e मतलब वही 2.7, या फिर बेस में 10 होगा, ठीक है ना। तो देखो अब ये जो y = log x है ना, और इसी का एक और सिंबल है, इसका एक और सिंबल है, देखो इसको लिखते हैं y = ln x। ये जब भी लॉग के बेस में e होता है ना, तो इस चीज को ln भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। ln से मतलब है नेचुरल लॉग। तो जब भी लॉग के बेस में e होता है उसका एक और नाम होता है नेचुरल लॉग, बस ये ध्यान रखो। तो इस लॉग बेस e का ln x भी जो है सिंबल होता है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, बस याद रखना है ये ना, इसकी ज्यादा नहीं चिंता करनी, बस याद रखना है इसको। तो dy/dx = d/dx ऑफ ln x कितना हो जाएगा बोलो, ये 1/x। ये इसका रूल है, ये इसका फॉर्मूला कह लो, रूल कह लो, कि जब भी d/dx ऑफ ln x लिखा मिलेगा तो हमने खट्ट से इसको किससे रिप्लेस कर देना है, 1/x से रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है बच्चों, 1/x से रिप्लेस कर देना है ना, ये माइनस नहीं है, ठीक है। ये 1/x से रिप्लेस कर देना है। तो y = ln x जब भी मिलेगा तो डिफरेंशिएशन है ना, dy/dx जो है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/x से रिप्लेस कर देंगे, 1/x से रिप्लेस। ये पूरा जब भी लिखा मिलेगा इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक हो गई बात। तो चलो ठीक है, आगे देखो, और देखो इसमें रूल्स, इतना नोट कर लेना तुम, पॉज करके स्क्रीन। आगे देखो नेक्स्ट, अगर कुछ ऐसा आ जाए y = cfx,
एफ एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये चीज साइन एक्स हो सकती है, कॉस एक्स हो सकती है, ये एक्स स्क्वायर हो सकती है, ये एक्स क्यूब हो सकती है ना। एफ एक्स एक सिंबल है ना, ये कुछ भी हो सकता है। अब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स अगर करते हैं ना, देखो तो डी वाई ओवर डी एक्स या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स इक्वल टू, देखो क्या होता है, ये जो भी सी होगा उस सी को बाहर ले लेना है ना, सी को बाहर ले लेना है डिफरेंशिएशन से, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर देना है। और इस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स, है ना। ये भी क्या है, ये भी डिफरेंशिएशन का ही सिंबल है, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंबल ऑफ, ऐसे डैश लगाना भी डिफरेंशिएशन का ही सिंबल है ना। जैसे देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें एक बात, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और फिर मैं तुमसे बोलूं कि भाई एफ डैश एक्स बताओ, उसका मतलब भी क्या करना है हमें, इसका डी बाई डी एक्स ही बताना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। सही होगी बात। अब जैसे इसी रूल में मैं देखूं तुमसे बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स बताओ, तो तुम क्या करोगे, पहले 3 को बाहर लोगे, है ना, 3 को बाहर लोगे, 3 कांस्टेंट है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो अब बताओ क्या बताया तुम्हें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जब भी आएगा तो किससे रिप्लेस करोगे, पीछे रूल लिखवाया क्या था, कॉस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 3 कॉस एक्स, क्या बन जाएगा ये 3 कॉस एक्स, बस ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, तब नहीं उसका डिफरेंशिएशन जीरो करना, जब अकेला है कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन हमने क्या किया, जीरो किया। पर अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से बाहर ले लेना है, और जो फंक्शन बचा उस पर डिफरेंशिएशन का रूल लगा देना है। बोलो देखो इसका भी जस्टिफिकेशन तुम्हें देता हूँ, देखो एक एग्जांपल से वेरीफाई करवाता हूँ। y इक्वल टू 2x है और मैं पूछूं भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, तो बताओ क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करोगे ना, तो बताओ फिर 2 को बाहर लोगे ना, तो 2 ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अभी तुम्हें बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, बोलो कर लोगे ना, एन एक्स एन माइनस 1 से, तो कितना आ गया बताओ ये 2, बोलो सही है क्या बात है। स्लोप भी तो है ये, y इक्वल टू 2x जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप क्या होगा 2, बताओ 2 ही आ रहा है ना, बस ठीक है ना। तो ध्यान रखो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसको बाहर ले लेना है, अकेला कांस्टेंट सी लिखा हो बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के तो उसका जीरो कर दो, ठीक है। अभी सारा याद हो जाएगा, सब कुछ चिंता ही मत करो, अभी जबरदस्त एकदम करवाएंगे प्रैक्टिस, तो तुम एकदम शानदार बहुत बढ़िया एक्सपर्ट हो जाओगे डिफरेंशिएशन, है ना। तो अभी बस लिखते जाओ साथ साथ, तो बात समझ गए ना, ये वाले रूल की एक रूल और लिखो, देखो इसमें एक रूल देखो और लिखो, नेक्स्ट देखो 9th नंबर, अगर है ना इसको बोलते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा हो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसको क्या करते हैं देखो, अगर प्लस माइनस से सेपरेटेड हो ना दो फंक्शन तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं उसका, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अलग, प्लस या माइनस जो भी लिखा हो, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई भी लिखा हो सकता है, और यहाँ पे क्या कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इनमें 3 भी 4 भी हो सकते हैं, है ना, तो जितने भी हो उनमें सब में सेपरेट, मान लो कोई एक और आ गया फिर एक और आ गया, मान लो ये साइन एक्स है, मान लो ये कॉस एक्स है, मान लो ये साइन एक्स है, ये मान लो एक्स क्यूब है, और मान लो एक्स स्क्वायर और ऐड कर रखा है, तो उनमें भी सब में ऐसे सेपरेट कर देंगे, है ना, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल 2 लिए हैं, है ना। तो अब इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, अलग अलग डिफरेंस डी बाई डी एक्स मतलब उन पर रूल लगा दोगे, ठीक है बात। इसको आगे चाहो तुम एफ डैश एक्स या जी डैश एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूँ इसको समझाने के लिए भी, है ना। देखो मैं हटा रहा हूँ इसको, नोट कर लो पॉज करके पहले, देखो इसका भी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, देखो जैसे अगर मान लो मैंने बोला y इक्वल टू है साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, और तुमसे बोला कि मैं इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या करोगे,
y की वैल्यू पहले पुट करोगे, x के फॉर्म में लाना पहले जरूरी है, sin x प्लस एक्स क्यूब। अब क्या करोगे, अब इनको अलग अलग कर दोगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या बोला, जब भी d बाई डी एक्स साइन एक्स के आगे आ जाए तो इस पूरे को किससे रिप्लेस कर देना है, cos x से रिप्लेस कर देना है। और इसको कैसे करोगे, ये x पावर n जैसा आ गया, तो इसको कैसे करते हैं, n x n माइनस वन, है ना। इसका काम बस ये बताना होता है कि इस पे डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ। जैसे ही रूल लग गया, अब नहीं d बाई डी एक्स इसके साथ जाएगा, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है कि इस पे डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ, लगा दिया, बस अब नहीं d बाई डी एक्स लगाना है, उसका तो काम जो था तुमने लगा तो दिया, ठीक है। अब नहीं उस पर कोई सिंबल लगाएंगे। बोलो आ गया क्या आंसर, क्या आ गया बच्चों, cos x प्लस 3x स्क्वायर। क्या आंसर आ गया, cos x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक हो गई बात। तो आज हम इतना ही देखो कर रहे हैं, और भी कुछ रूल्स इसमें होते हैं, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे इन सारे रूल्स की अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, है ना। तो एक बार अच्छे से आज इस वीडियो को रिवाइज कर लो, है ना, अच्छे से पूरा समझ लो इसको, ठीक है ना। रूल सारे पक्के याद होने चाहिए, है ना, सारे रूल ही मेन है, बस रूल याद करने हैं, बस वो रूल अच्छे से याद होने चाहिए, कोई उनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अभी कहीं से कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं अगले वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से इनको आगे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। सफिशिएंट प्रैक्टिस हम यहीं कर लेंगे, काफ़ी न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना है, बड़े फटाफट करोगे। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो ना एकदम खट्टे से, वैसे ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे एकदम फटाफट से, ठीक है। तो चलो बच्चों आज यही रोकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में फिर इसके आगे की बात करते हैं, कुछ और रूल्स हैं उनकी बात करें, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।